नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस बैठक संकल्प और सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। सोमवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैक टू बैक बैठकों का दौर चला। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा अब अपने अगले मिशन पर जुट गई है। भाजपा कार्यालय में संभाग जिला प्रभारियों, क्लस्टर प्रभारियों और कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकसभा प्रभारियों के परफॉर्मेंस के साथ ही संकल्प पत्र को आगे बढ़ाने की रणनीति पर मंथन हुआ। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिस संकल्प पत्र को लेकर चुनाव में आई थी और उसे पूरा करने की चुनौती अब उसके सामने है। हालांकि सरकार संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने के लिए जुट चुकी है। पार्टी भी जनता के बीच पहुंचकर अपनी सरकार की उपलब्धियों को ले जाने की रणनीति बनाने में जुटी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लोकसभा चुनाव आने से उस दिशा में उस गति से काम नहीं हो पाया जिसकी दरकार थी। यही कारण है कि बैक टू बैक बैठकों के जरिए लोकसभा चुनाव की समीक्षा के साथ संकल्प पत्र को लेकर चर्चा प्राथमिकता में रही, क्योंकि कांग्रेस संकल्प पत्र के वादों को लेकर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा का सत्र है और उस सत्र में जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि उस सत्र में जो संकल्प पत्र में चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और वो इसको लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करेगी। हालांकि सत्ता पक्ष अपनी तैयारियों को लेकर है, लेकिन जिस तरह से ये बैठक हुई, लगातार 3 बैठकें हुई, अलग अलग मुद्दों पर इन बैठकों को रखा गया है और क्या कुछ लब्बो लबाब रहा, किस तरह से इस बैठक के मायने हैं, बैक टू बैक बैठकों के क्या मायने हैं, क्या जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह कर गए थे कि अगर जिन विधायकों और मंत्रियों के लोकसभा क्षेत्र में प्रदर्शन खराब रहा तो कार्रवाई होगी और जिन विधायकों और मंत्रियों के क्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर रहा उन्हें इनाम में मिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 29 में से 29 लोकसभा की सीट जीत कर इतिहास रचा है, लेकिन उसके बाद भी इस बैठक के क्या मायने हैं, आज इसी पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। पहले पैनल के पास चलते हैं, मेहमानों के पास चलते हैं, फिर तारुफ कराएंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं अजय धवले जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। स्वागत है अजय साहब आपका। हमारे साथ में हैं केदार सिरोही जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। सिरोही साहब आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ में। आशीष जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और धवले साहब सबसे पहले आपके पास ही आता हूं, क्योंकि पहले विधानसभा का चुनाव फिर लोकसभा का चुनाव, लगातार चुनाव के बाद अब जो आने वाला समय है और जो बैक टू बैक बैठकें प्रदेश कार्यालय में हुई, आखिर इन बैठकों में क्या कुछ ऐसा रहा है और आखिर इस तरह की बैठक की आवश्यकता क्यों हुई? क्या ये भी जिस तरह से क्लस्टर प्रभारियों की बैठक थी और पहले जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे चुनाव के दरमियान, उन्होंने कहा था कि जिन मंत्रियों विधायकों के इलाके में प्रदर्शन खराब रहेगा तो उन पर कार्रवाई होगी और जिन विधायकों मंत्रियों के क्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर होगा उनको इनाम दिया जाएगा। कुछ इसी तरह की समीक्षा, इसी तरह का एनालिसिस। जी, तो राजेश जी, सबसे पहली बात तो आज जो बैठकें थी वो सब समीक्षा बैठकें थी, जिसमें हमारे लोकसभा के संयोजक, लोकसभा के प्रभारी, जिले के प्रभारी और जिलों के अध्यक्ष, इन सभी को आमंत्रित किया गया था। संगठन की ओर से राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय श्री प्रकाश जी, हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आदरणीय हितानंद जी भाई साहब और संगठन के सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व विजय प्राप्त किया, उसके पश्चात एक समीक्षा की आवश्यकता होती है। और किसी भी संगठन के लिए संपर्क, समन्वय और संवाद, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है संगठन को जीवंत रखने के लिए। हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनके दायित्वों के अनुरूप
उन लोगों से बातचीत का एक विषय होता है। तीसरा एक विषय होता है कि जहां पे हम चुनाव में जहां कमियां रही होगी उसका विश्लेषण कर लिया जाए, उस पे क्या आगे की भविष्य की रणनीति होनी चाहिए और संगठन को सुदृढ़ करने के लिए किस प्रकार से कार्यकर्ता सक्षम है, उन सक्षम कार्यकर्ताओं को अपने अपने दायित्वों का फिर से एक बार बोध कराने की आवश्यकता हमेशा से किसी भी जीवन संगठन की एक महत्वपूर्ण भाग है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की आज की जो बैठकें हैं, आज की बैठकों के आप एक देखेंगे कि आमूलचूल परिवर्तन जो मध्य प्रदेश में हुआ है। जो एक सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारती रहती थी, 44 वर्षों से सामंतवादी परिवार, नाथ परिवार का सीट पे कब्जा था और जो छिंदवाड़ा को अपना गढ़ मानते थे, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक 49% वोट शेयर के साथ में उस छिंदवाड़ा में अपना कमल खिलाया है। और निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की शक्ति, बूथ की शक्ति, ये सभी इस लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। 29 की 29 सीटें और ऐतिहासिक वोट शेयर के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो मुझे लगता है जब इतना सब आपके संगठन ने अचीव कर लिया है तो कहीं ना कहीं इसका बैठ के एक विश्लेषण की आवश्यकता है, इसको किस तरह से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, कैसा हम अपने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उनको अन्य राज्यों में, अन्य भारतीय जनता पार्टी के संगठनों के लिए एक मॉडल के तौर पे प्रस्तुत कर सके। इन सारी बातों के लिए कहीं ना कहीं जो संपर्क और संवाद की आवश्यकता थी, उस संवाद आज की समीक्षा बैठकों से स्थापित किया गया। क्या क्या धबले साहब, जिस तरह से ये भी खबर है कि 3 बैठकें हुई, आपने भी इनका जिक्र किया, सुबह 10 बजे से बैठकों का दौर शुरू हुआ और शाम तक चलता रहा। क्या ये कहा जा रहा है कि जो संकल्प पत्र था अब कहीं ना कहीं पार्टी की ये प्राथमिकता में है कि इसको किस तरह से तेजी के साथ आगे बढ़ाया जाए? हालांकि सरकार लोकसभा चुनाव के बाद उसमें जुट चुकी है, क्या ये भी एक एजेंडे में रहा है कि नहीं, जो हमने संकल्प पत्र में वादा किया था वो हम पूरा कर रहे हैं, इसको भी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के जरिए जनता तक पहुंचाया जाए कि नहीं, हम आपकी उम्मीद पर खरा उतर रहे हैं, ये भी एजेंडे में था? राजेश जी, निश्चित तौर पे देखिए, जब आपके दल की सरकार होती है तो आपका नैतिक दायित्व है कि सरकार के कार्यों को, सरकार के संकल्पों को, जिन संकल्पों की पूर्ति होगी उनको जन जन तक पहुंचाना। आप देखेंगे विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश का सर्वश्रेष्ठ संगठन इसीलिए है कि हम सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से, उसका जमीन पे क्रियान्वयन कैसा हो, गरीब कल्याण की नीतियों को, जन कल्याण की नीतियों को अंतिम जो पंक्ति है उसके अंतिम व्यक्ति तक के किस प्रकार से पहुंचाया जाए, ये संगठन हमेशा से करते रहा है। और निश्चित तौर पे 2023 के विधानसभा के चुनाव का संकल्प है। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा के पटल पे कह चुके कि हमारे पवित्र गीता और रामायण हमारे धर्म ग्रंथों समान है। उस संकल्प पत्र को जमीन पे उतारने का काम, उस योजनाओं का जो क्रियान्वयन है, अधिकाधिक जनता को कैसे लाभ पहुंचे, इसका भी काम भारतीय जनता पार्टी का संगठन आज की बैठकों के बाद में उन लोगों को भी, इन बातों को भी कैसे हम जमीन पे पहुंचा, इस पे भी काम होगा। चलिए, मैं सीधे केदार सिरोही साहब के पास में आता हूं। केदार सिरोही साहब, जिस तरह से धबले साहब कह रहे हैं कि संपर्क, समन्वय और संवाद, और यही चीजें हैं, वो कहते हैं कि यही तमाम सारी चीजें संगठनात्मक स्तर पर उसे सशक्त बनाती हैं। क्या कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अब, चूंकि कांग्रेस में जिस तरह से चर्चा अब है कि कांग्रेस भी अब नए तरीके से अपनी सारी जमावट करेंगे संगठन स्तर पर, क्या कुछ इसी तरह की चीजें, समीक्षा की चाहे बात हो या फिर संवाद की बात हो या समन्वय की बात हो, संपर्क की बात हो, नई टीम की बात हो, क्या इस तरह की चीजें आने वाले समय में कांग्रेस में भी देखने को मिलेंगी? जी, मैं इसमें आपके दोनों, एक तो पहले मैं अजय जी का सवाल का जवाब दे दूं और फिर मैं आपका दूंगा। अजय जी ने कहा कि कमलनाथ जी सामंत परिवार से आते हैं, थोड़ा च्यवनप्राश खा लिया करिए भाई। हैं वो उद्योगपति हैं, सामंत नहीं है। न उनके पिताजी कोई राजा थे न कोई महाराजा थे। वो सामंत तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है आपके इधर, उन पे कुछ बोलेंगे? सामंत तो ये दत्ती गांव है आपके इधर, उन पे आप कुछ बोलेंगे? सामंत तो विजय शाह है, उस पे आप बोलेंगे? अभी जिसको आपने लिया है छिंदवाड़ा में, कमलेश साहब, वो सामंत है। रीवा सल्तनत के सामंत है। देवास की जो विधायिका है ना मैडम, वो सामंत है। सामंतों की भरमार तो आपके यहाँ है। दूसरी बात, इस बार लोकसभा में आपने कितने राजघरानों और सामंतों को दिया है? पहले अपना झांको भाई। वो उद्योगपति है, तो सामंतवादी वो परिवार नहीं रहा है, वो उद्योगपति परिवार रहा है और उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया है। आपके यहाँ सामंतों की भीड़ है। सर, अब आपने जो सवाल किया है, देखिए हर संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन हो, संवाद हो, समन्वय हो और ये संपर्क, ये इन तीनों चारों चीजों के इर्द गिर्द रहता है। सबसे बड़ा चीज है
कि आपको ग्रास रूट लेवल की बात को ऊपर ले जाना है, ऊपर की बात को नीचे ले जाना है। इस पे एक ब्रिज का जब काम होता है तो वो संगठन मजबूत होता है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा है, बढ़िया है, उनका इंटरनल मामला है, असेसमेंट करे, जो भी करना हो उनको करे, बूथ मैनेजमेंट, बूथ का रिव्यू करे, अच्छी बात है। ये लोग बड़े क्यूट से हैं सर, बूथ मैनेजमेंट पे बड़ा तगड़ा ध्यान देते हैं। कहीं 1 वोट कम हुआ, 2 वोट कम हुआ, बहुत चिंता होती है, बहुत ही क्यूट लोग है ये। पर उस बूथ पे बेरोजगारी बढ़ी, इसीलिए तो सिरोही साहब वो 2 से यहां तक पहुंच गए। नहीं, बूथ मैनेजमेंट करते हैं खुद के लिए, पर उस बूथ की समस्याओं का मैनेजमेंट नहीं करते। आप समझिए जरा, ये बेसिक फर्क है। आप राजनीति करने आए हो तो उस क्षेत्र में आपके बूथ पे बेरोजगार कितने हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए ना। उस बूथ पे कितनी लाडली बहनाओं को योजना का लाभ नहीं मिल रहा, कितनी को घर नहीं मिल रहा, कितनी को राशन नहीं मिल रहा, कितनी को जो है आपकी पेंशन नहीं मिल रही है, किसी को विधवा पेंशन नहीं मिल रही है, वो पर्चे लेके फिर रही। किसान सम्मान निधि में नाम क्यों नहीं जुड़ा, गांव में स्कूल में पंखे नहीं है, गांव की स्कूल में कुर्सी क्यों नहीं है, वहां के स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर क्यों नहीं है, वहां पर लोकल बस क्यों नहीं चलती है, बिजली के खंभे ट्रांसफार्मर 8-8 दिन बदले क्यों नहीं जाते। मैं बहुत बेसिक चीजें की बातें कर रहा हूं। तो उस बूथ के लोगों के लिए उस बूथ की मजबूती जो है वहां की सुविधाओं से होती है। उस पर तो भारतीय जनता पार्टी कभी काम करती नहीं है। हाँ, उनका एक टारगेटिव ग्रुप होता है, उसमें वो काम करते। खैर, ये उनका इंटरनल मैटर है। हम लोगों का तो देखिए, जो हमारी पॉलिटिक्स है वो बहुत ही सोशल लेकिन सरोज साहब, नहीं लगता कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं बूथ मैनेजमेंट में पीछे रह जाती? ठीक है, आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बूथ मैनेजमेंट करती है, उसको उनको फायदा मिलता है, ठीक है, आपने जिस तरह की चीजें कही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बूथ मैनेजमेंट की बात करें तो नहीं लगता कि आपसे बेहतर उनका बूथ मैनेजमेंट है? उसका फायदा उनको मिलता है, विधानसभा चुनाव में भी मिला, लोकसभा चुनाव में भी मिला। नहीं, इसमें कोई दोहराय नहीं। उनका संगठन की तारीफ की जा सकती है। उनका संगठन, उनके पास आज की तारीख में देखिए, जहां पैसे हो ना, आप इतना पैसा, इतना संसाधन किसी भी उसको दे दीजिए, बहुजन समाज पार्टी को, ये सब तामझाम है, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जहां पर संसाधन जुटा लिए गए हैं, भाई इन्होंने आज महल बने सर हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर इनके प्रचारक के पास 4 व्हील गाड़ियां हैं, उनको सैलरियां मिल रही है, 40-50 तरह के संगठन काम कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है उनका संगठन तारीफ के काबिल रहेगा। भाई उसके एवज में हमारे पास न तो महल है, न हमारे को लोगों को न तनख्वाह दी जाती है। हमारे तो अपने लोग हैं जो जमीन से उठते हैं, लीडरशिप करते हैं, अपनी खेती बाड़ी काम धंधों के साथ में वो आवाज उठाते हैं, और वो हमारी राजनीति। चलिए, मैं आता हूँ सिरोही साहब, दोबारा आपके पास में आता हूँ, आशीष दुबे जी के पास में आ जाता हूँ। आशीष दुबे जी, जिस तरह से आज हमारा एनालिसिस का विषय है, लगातार जो बैठकें चली, संकल्प पर भी चर्चा हुई कि किस तरह से आगे उसको ले जाना है, साथ ही इस पर सियासत भी है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है, वो अभी से तैयारी कर रही है कि संकल्प पत्र में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं, अब सत्र आने वाला, हम उसमें उठाएंगे। किस रूप में देखें इस बैक टू बैक बैठकों को? देखिए, अब भाजपा के साथ ये जरूरी होगा कि अब राजनीतिक जो मोड, तो सियासी मोड से निकल के वो प्रशासनिक मोड में दाखिल, तो इसलिए उन्हें जो है अब इस तरह की बैठकों के जरिए या विचार के जरिए जो संकल्प चुनाव के समय जो वादे किए थे उसको क्रियान्वित करने के लिए रोड मैप बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि 6-7 महीने तो चले गए हैं। अब बजट सत्र इस सरकार की पहली चुनौती होगी कि बजट किस तरह बनाए, क्योंकि वादे बहुत सारे और उसके जरिए खजाने पे बहुत बोझ भी पड़ने वाला है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लाडली बहना है, गैस पे सब्सिडी है, सिलेंडर पे है, किसानों के लिए सुविधाओं की बातें हैं, और इन सबको पूरा करते हुए उसको अपना आर्थिक ढांचा जो है सरकार का या देश का जो खजाना उसको मेंटेन रखना है। और फिर उनके साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि इन सब चीजों को मेंटेन करने के फेर में कहीं आम आदमी के ऊपर किसी टैक्स का बोझ ना आ जाए, उस वर्ग पे जो बेचारा हमेशा टैक्स देता है, यानी मिडिल क्लास। तो ये बहुत सारी चुनौतियां मध्य प्रदेश में सरकार के सामने होंगी, और उसका रोड मैप बनाने यदि इस तरह के मंथन होते हैं और उसकी कोई सार्थकता आने वाले समय में सिद्ध होती है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रक्रिया शुरू हो रही है।
क्योंकि सरकार कोई भी हो, अगर वो सरकार भी आती कांग्रेस तो उसको भी इतनी ही कवायद और जद्दोजहद करनी पड़ती जितनी मोहन यादव सरकार को मध्य प्रदेश में करनी पड़ेगी। तो ये जो है, ये अब इस पूरे जो अभी तक पिछले 4-5 महीने का दौर रहा, लोकसभा का रहा, विधानसभा चुनावों का दौर रहा, तो उस सबसे ऊपर जाना है। तो उसके लिए अगर इस तरह की सारे, और चूंकि भाजपा जैसा कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो अब ये भाजपा, मध्य प्रदेश भाजपा की बाजीगरी या उसकी जादूगरी होगी कि वो केंद्र सरकार से कैसे ज्यादा से ज्यादा मदद, कैसे ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा मांगे और अपनी योजनाओं को सिरे चढ़ाए। क्योंकि अब आने वाला 4 साल, 4.25 साल का जो वक्त है, ये सीधे सीधे सरकार की अग्नि परीक्षा जैसा ही होगा। इसको अपने वादों पे भी खरे उतरना है, जनता को भी सही मायनों में राहत देना है, और विकास और इन सारी चीजों को मेंटेन रखना। तो अब अगर इस तरह की कोई लब्बो-लुबाब निकलता है, 5-6 बड़े केंद्र में मंत्रालय मध्य प्रदेश के हिस्से में आ गए हैं, तो ये एक अच्छी और सकारात्मक चीज है। लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें राजनीतिक, जो अभी तक की जो गला काट राजनीतिक स्पर्धा रही है कि कांग्रेस मुक्त कर देंगे, फलाना उनका, जो भाजपा का एक चुनाव की एक टैगलाइन होती है, हम तो उसको अब यही मानना चाहिए जी। अब इसके आगे जाके अधिकतम सहयोग सभी लोगों से, वैचारिक सहयोग लेके, चीजों को लेके मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए यदि सही प्रयास होते हैं तो इसी में सार्थकता होगी। चलिए, क्या एक ये भी है कि बिल्कुल जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, आप भी वही बात कर रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव हुए, फिर ठीक सीधे लोकसभा चुनाव की तरफ सभी बढ़ गए, और यही कारण है कि उन चीज़ों की चर्चा नहीं हुई जिसके लिए 23 में सरकार चुनी गई। अब ये भी एक प्राथमिकता में होगा कि सत्ता और संगठन के बीच में किस तरह से समन्वय स्थापित किया जाए, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, एक बेहतर केमिस्ट्री हो। ये भी एक बैठक का अहम पार्ट है, जिन बैठकों की चर्चा आज हम कर रहे हैं। बिल्कुल है, संगठन और सत्ता में समन्वय जरूरी है, ताकि किसी तरह की खींचतान ना हो और स्मूथली सरकार चले। लेकिन जब सत्ताधारी जो दल होता है, उसमें संगठन की भूमिका बहुत अपेक्षित, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए नहीं होती है, चुनावों को छोड़ के बाकी काम जो है अब सरकार को करना है, सरकार के मुखिया को करना है, संगठन को सिर्फ सहयोग देना है या जो भी सपोर्ट देना है। चुनावी मोड के बाहर जो सारी चीजें होंगी, उसमें एक बेहतर बड़ी प्रशासनिक टीम की जरूरत होगी, और संगठन से जुड़े हुए जो नेता सत्ता में हैं, उनको बेहतर तरीके से उनके साथ ट्यूनिंग करने की जरूरत पड़ेगी, ताकि दो खेमे ना दिखें। जैसे पिछले कार्यकाल में, पिछली सरकार के कार्यकाल में आखिरी वक्त थोड़ा थोड़ा सा सत्ता और संगठन में दूरी दिखने लगी थी, जो बड़ी मुश्किल में फिर बाहर से जो प्रभारी आया और उन्होंने सारी ट्यूनिंग शुरू करी। तो ये अक्सर हो जाता है, सत्ता जब लंबी सत्ता चलती है। चलिए, बेहतर बात आशीष जी आप कर रहे हैं। दोबारा आपके पास में आऊंगा, एक बार फिर धबले साहब के पास में आ जाता हूं। धबले साहब, जिस तरह से केदार सिरोही साहब आपके बूथ मैनेजमेंट की तारीफ कर रहे थे, लेकिन वो इसके साथ कह रहे हैं कि ठीक है आपने इलेक्शन में मैनेजमेंट कर लिया, लेकिन उसी संकल्प को उन्होंने इस तरह से आगे बढ़ा दिया है कि जो समस्याएं हैं बूथ स्तर की, कहीं ना कहीं उसका भी मैनेजमेंट वो कह रहे हैं कि कर लीजिए, और कहीं ना कहीं संकल्प पत्र में जो वादे किए हैं वो लगातार कांग्रेस कह रही है कि अभी वो उस पर वादों पर काम ही शुरू नहीं हुआ है, हालांकि वो अभी सत्र में उठाने की बात भी कर रहे हैं। जवाब दे दीजिए केदार सिरोही साहब को। जी राजेश जी, मुझे लगता है कांग्रेस का जो काम है एक विपक्ष के नाते वो उनको करना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी के काम काज की, तो हम मूलतः देख सकते हैं कि विगत 20 वर्षों में गुड गवर्नेंस के नित नए आयाम स्थापित किए हैं। एक सर्विस डिलीवरी का अपना ट्रैक रिकॉर्ड है, सेवाओं को जमीन तक के पहुंचाने का, और अधिक से अधिक गरीब कल्याण की योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। इसलिए आप देखेंगे 2023 का विधानसभा चुनाव हो या 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, जनता का श्रेय, जनता का प्रेम और जनता का जो जनमत होता है, निश्चित तौर पे एक परफॉर्मेंस वाली सरकार को, जिसने अपने अक्यूमेंट के साथ में सर्विस डिलीवरी की है, जिसने गुड गवर्नेंस के प्रतिमान स्थापित किए हैं, जिसने नीतियों का सही ढंग से क्रियान्वयन किया है, ऐसी सरकार को मिलते रहा है। मुझे लगता है कांग्रेस एक विपक्ष के नाते इन सारे सवालों को उठा सकती है जो बार बार उठाती है, लेकिन जनता अपने जनादेश के माध्यम से, जनमत हमेशा उनके विरोध में रहता है। इसका मतलब है कि जनमत आज भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कार्यप्रणाली से, हमारी रीतियों से, हमारी नीतियों से प्रभावित है, और यही सब देख के भारतीय जनता पार्टी पे बार बार विश्वास दिखा रही है। मुझे लगता है आज नैतिकता का पैमाना यह भी कहता है कांग्रेस को कि एक
बार एक सत्ताधारी दल पर उंगली उठाने के पहले अपने संगठन की कार्यप्रणाली, अपने नेताओं की बयानबाजी, अपने संगठन के अंतर्गत जितनी भी क्रियाकलाप चल रहे हैं उन पे आत्ममंथन की आवश्यकता है। देखिए, चुनाव हारना लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अन्य दल भी हारते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव हारते रही है, लेकिन हमने हमेशा से अपनी जो हार है या हमारी जो पराजय हुई है, हम लोगों ने हमेशा से उससे सीखकर अपने संगठन को गढ़ा है, हमने हमारे संगठन को बनाया है। हम आज जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने का गौरव हासिल कर रहे हैं, वो इसीलिए कि हमने हमारे कार्यकर्ताओं को सशक्त किया, हमने हमारे नेताओं को सशक्त किया, हमने हमारी सरकारों को सशक्त किया और हमने राष्ट्र को सशक्त किया। इस वजह से आज भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जो बार बार प्रो इनकम्बेंसी का वोट पाकर चुनाव को जीतता रहता है। उसने अपने ही रिकॉर्डों को ध्वस्त करके सरकारें स्थापित की है, उसने अपने ही रिकॉर्डों को स्थापित करके गरीब कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए। तो मुझे लगता है कांग्रेस इन सब बातों पर विचार चलिए सिरोही साहब जवाब दे दीजिए। एक सशक्त विपक्ष की हमेशा से स्वागत। सिरोही साहब देखिए, बातें तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी अच्छी करती है। इनके पास, इनकी ट्रेनिंग स्कूल में जो वक्ता तैयार किए जाते हैं वो तारीफ काबिल किए जाते हैं। वो आसमान में भी खंभा लगा देते हैं, बहुत, उसमें तो कोई दो राय नहीं। झूठ भी जब बोलते हैं तो इतने उससे पारदर्शिता से बोलते हैं कि सामने वाला मतलब मंत्रमुग्ध हो जाता है। इनके हिसाब से अभी मध्य प्रदेश में कोई तकलीफ नहीं है। मैं नहीं, आपको नहीं लगता सिरोही साहब 163 सीट लेकर आए हैं? वो 163 सीट लेके आए हैं, फिर 29 में से 29 सीटें लेके आए हैं। मैं वही कह रहा हूं, वो जादू की पुड़िया। देखिए, चुनाव के पहले आपने भी रिपोर्टिंग की, ये भी फील्ड में थे, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी हैं वो भी फील्ड में थे। 23 में कोई नहीं कह रहा था दुबे साहब की मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। महीने 2 महीने बढ़िया इनका काम, लास्ट में जो भी चला, पैसा, पुलिस प्रशासन और झूठ, जनता इनके बहकावे में आ गई। खैर ठीक है, अब जनमत इनके हाथ में है, उसको हम लोग चैलेंज नहीं करेंगे। पर मैं ये कहूंगा कि 2700 रुपए गेहूं का देंगे या नहीं देंगे? भाई, आप तो कमिटमेंट वाले लोग हो ना। आप तो रामायण मानते हो अपने, उसको गीता मानते हो अपने मैनिफेस्टो को। तो कहीं वो रविशंकर प्रसाद की तरह तो नहीं हो आपकी, वो 2022 में ये कहते हैं कि वो राम सेतु तो काल्पनिक है। हमने कहा तो इनने ऑब्जेक्शन उठाया, पर रविशंकर प्रसाद ने कहा तो कोई तकलीफ नहीं। तो अभी ये जो बता रहे हैं कि इनका जो मैनिफेस्टो है वो रामायण की तरह है, गीता की तरह है, भागवत की तरह है। तो उस गीता भागवत में किसान का कुछ लिखा है कि नहीं लिखा है? अरे उसमें वो लिखा है कि नहीं, वो छोरों को, जो बच्चे बच्चियां हैं उनको नौकरी देने का, उसमें लिखा है कि नहीं? वो मनरेगा में जो दिन दहाड़ी मजदूरी, पसीना पोंछते हैं, बच्चे को पीठ पर बांध के महिला ले जाती है रोजी रोटी के लिए, उसको काम आम देंगे कि नहीं देंगे? उन बच्चे जो स्कूल में बिना चप्पल बिना साइकिल के जा रहे हैं, उनके बैठने के वहां पंखा उंखा लगेगा कि नहीं लगेगा? जो अस्पताल में जाके बैठा है उसको दवाई गोलियां मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सब जगह पार्टनरशिप का काम। भारतीय जनता पार्टी एक बिजनेस पॉलिटिक्स पार्टी है, जो हर जगह गेहूं खरीदेंगे तो कौन? बोले भारतीय जनता पार्टी के नेता। मूंग खरीदेंगे कौन? भारतीय जनता पार्टी के नेता। वेयरहाउस किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता का। टेंडर किसका होगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता का। कमीशन कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी का नेता लेगा। अरे साहब, इससे ये इस चीज से हटके जो वादे किए हैं वो वादों का अमली जामा पहनाने की कोशिश करें आप। चलिए सिरोही साहब, बिल्कुल कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी ये देखना होगा। ठीक है, तमाम सारे मुद्दे कांग्रेस के पास रहते हैं, लेकिन कैसे उनको जमीन के स्तर तक उतारना है, ये भी बड़ा एक चुनौती के सिरोही साहब रहा है कांग्रेस के सामने। अब निश्चित तौर पर, जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि अब संगठन की नए सिरे से जमावट कांग्रेस में देखने को मिलेगी। अब किस तरह से मध्य प्रदेश में आगे बढ़ेंगे। आखिर में आशीष दुबे जी से मैं कमेंट्स लूंगा। आखिर आशीष दुबे जी, जिस तरह से हम उन बैठकों का जिक्र कर रहे हैं जो बीजेपी में हुई हैं, मेरा सीधा सवाल इस बात को लेकर है कि चुनाव के दरमियान धबले साहब भी कह रहे हैं कि समीक्षा बैठक है, किस तरह का काम रहा, किसके जो जिम्मेदारी क्लस्टर प्रभारियों को मिली, जिला अध्यक्षों को मिली, मंत्रियों को मिली, विधायकों को मिली। क्या जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा था कि जिसका बेहतर परफॉर्म रहेगा उसको इनाम मिलेगा, कहीं ना कहीं अगर लचर परफॉर्मेंस रहता है तो कार्रवाई होगी, क्या इस तरह की चीजें अभी देखने को मिलेंगी, या फिर जिस तरह से 29 में से 29 सीट जीत ली है अब सारा ऑल इज वेल, ये इस पैटर्न पर दिखेगा? जी हाँ, अक्सर होता यही है कि जब एक बड़ी जीत हो जाती है तो बहुत छोटी छोटी चीजों को मुझे लगता है कि नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में मुझे ऐसा लगता है कि अभी उनको कुछ चुनाव के समय किए हुए कमिटमेंट निभाने होंगे। तो हो सकता है कुछ मंत्रियों, क्योंकि अभी कुछ जगह खाली भी है, कुछ मंत्रियों के विभाग भी बदल सकते हैं। लेकिन जैसे रामनिवास रावत को लाया गया था कांग्रेस से भाजपा में, तकनीकी तौर पे तो वो अभी विधायक हैं, लेकिन जब वो इस्तीफा देंगे
तो उनको चुनाव लड़वाया जाएगा, निर्मला सप्रे को चुनाव लड़वाया। तो अभी तो 4 उपचुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं, तो इसके पहले कुछ जो कमिटमेंट करके कांग्रेस से कुछ लोगों को भाजपा में लाया गया था, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि जो मौजूदा सियासी तस्वीर है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अब 1 मंत्री 2 मंत्री डिस्टर्ब होते हैं या कुछ 2-4 मंत्री बिना किसी को डिस्टर्ब किए शामिल कर लिए जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन रामनिवास रावत के बारे में कहा जाता है कि वो इस तरह का उनके बारे में कयास है, हो सकता है उनके बारे में मंथन किया जा रहा हो, कैसे एडजस्ट किया जाए। तो ये चीजें कुछ हैं जरूर, लेकिन इन सबके साथ साथ जो है कि भाजपा को सबसे पहले जो है अपना परफॉर्मेंस जो है, राजनीतिक परफॉर्मेंस वो दे चुकी है, पूरे नंबर ले चुकी है। कुछ मंत्रियों का कुछ राजनीतिक रूप से कद कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन अब जो उसको प्रशासनिक परफॉर्मेंस करना है वो उसकी चुनौती सबसे बड़ी है। चलिए आशीष जी, बेहतर बात आप कर रहे हैं कि अब राजनीतिक परफॉर्मेंस के बाद कहीं ना कहीं प्रशासनिक परफॉर्मेंस, यानी कि किस तरह से चीजें अब जनता को डिलीवर होंगी, ये महत्वपूर्ण होगा। और मुझे लगता है कि जो लगातार बैठकें चली, कहीं ना कहीं मैंने पहले भी जिक्र किया कि अब सत्ता और संगठन, सरकार का सत्ता का ज्यादा अब आने वाले समय में काम है, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन को उन चीज़ों को जमीन तक पहुंचाना, क्योंकि जवाब जनता को उन्हीं को देना पड़ता। मुझे लगता है आने वाले समय में तमाम सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। तो जिस तरह से बीजेपी में बैठकों का दौर, संकल्प पर भी चर्चा, लोकसभा चुनाव में किसका क्या परफॉर्मेंस रहा उस पर भी चर्चा, और आगे का रोड मैप किस तरह का होगा उस पर भी चर्चा, और दूसरी तरफ इसके साथ ही कहीं ना कहीं सियासत और राजनीति भी है, क्योंकि कांग्रेस अब बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी के उस संकल्प पत्र को लेकर जो 2023 में, जिसको लेकर पार्टी विधानसभा चुनाव में गई थी। देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से सियासत और राजनीति देखने को मिलती है। IND एनालिसिस में इतना ही। ID24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।